तो अगला जो टॉपिक है बच्चे वो है संचार सिद्धांत। और संचार सिद्धांत को बच्चे, ठीक है ना, जो संचार सिद्धांत है इसके लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल साइंस में संचार सिद्धांत के लिए एक टर्म यूज होता है साइबरनेटिक्स। ठीक है, तो तुमसे जनरली पूछा जा सकता है कि संचार सिद्धांत के लिए यूनानी भाषा में कौन सा शब्द यूज होता है, तो बच्चे वहां पे साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स का मतलब होता है आगे बढ़ना। और जो साइबरनेटिक्स शब्द है बच्चे या जो संचार सिद्धांत है, ये संचार सिद्धांत भी बच्चे व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है बच्चे। कम्युनिकेशंस, अरे कोई भी सिस्टम होता है बच्चे, कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी संगठन होता है, वो संगठन तभी बेहतर कार्य कर सकता है जब उसमें संचार हो। बिना संचार के तो वो संगठन कार्य नहीं कर सकता। सूचना तो चाहिए ना कार्य करने के लिए, कि बिना सूचना के तो कोई संगठन कार्य नहीं करता। तो जो साइबरनेटिक्स है बच्चे या जो संचार सिद्धांत है, तो जो संचार सिद्धांत है बच्चे, इसके प्रतिपादक हैं नॉर्बर्ट वीनर और रास एस्बे। रास एस्बे जो हैं वो प्रतिपादक हैं, ठीक है। प्रोपाउंडर जो हैं वो नॉर्बर्ट वीनर और रास एस्बे जो हैं वो कम्युनिकेशंस थ्योरीज के क्या करते हैं, प्रतिपादक माने जाते हैं। संचार सिद्धांत के वो प्रतिपादक माने जाते हैं। और संचार सिद्धांत में बच्चे संचार पे बल दिया जाता है, कम्युनिकेशन पे बल दिया जाता है, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन पे जो बल दिया जाता है, क्यों? क्योंकि अब जो संचार सिद्धांत है बच्चे, इसका एक प्रकार से क्या करना होता है, हमें अध्ययन करना होता है। तो जितने भी संगठन होते हैं बच्चे, जहां विभिन्न प्रकार की संगठन होते हैं, और जो संगठन होता है बच्चे, उस संगठन में विभिन्न प्रकार की क्या होती है, संरचनाएं होती हैं। तो उन संरचनाओं में सूचना का किस प्रकार से प्रवाह होता है बच्चे, उसका अगर अध्ययन करना है तुम्हें, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, संचार सिद्धांत की जरूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशंस थ्योरीज की जरूरत पड़ती है। कोई एक डिपार्टमेंट है, तो क्या कोई डिपार्टमेंट में एक ही डिपार्टमेंट, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होता है? नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशंस में कई डिपार्टमेंट होते हैं। तो उन डिपार्टमेंटों के बीच में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है बच्चे, या डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन कैसे होता है, संचार कैसे होता है, इसका अगर अध्ययन करना होगा तो किस थ्योरी की जरूरत पड़ेगी आपको, संचार सिद्धांत की, कम्युनिकेशन थ्योरीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो संचार सिद्धांत है बच्चे, जो संचार सिद्धांत है बच्चे, ये व्यवस्था सिद्धांत से ही क्या है, जुड़ा हुआ है। जो सिस्टम थ्योरी है बच्चे, उस सिस्टम थ्योरी में कम्युनिकेशन भी होता है। बिना कम्युनिकेशंस के बच्चे, बिना संचार के, बिना विचारों के आदान प्रदान के, जो मांगे होंगी बच्चे, जो सरकार के पास मांगे जाती हैं, वो किस रूप में जाती हैं, विचारों के रूप में जाती हैं। जो हम मांगे करते हैं बच्चे कि मुझे शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा मुझे चाहिए, ये किस रूप में सरकार या राजनीतिक व्यवस्था के पास जा रहा है, विचार के रूप में जा रहा है, एक बातचीत के रूप में जा रहा है। और उसी बातचीत पर सरकार क्या करती है, नीतियों का निर्माण करती है। इसीलिए जो व्यवस्था सिद्धांत होता है बच्चे, जो व्यवस्था सिद्धांत होता है, वहां पे संचार सिद्धांत का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो संचार सिद्धांत है बच्चे, यानी संचार सिद्धांत व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। ये किसने बोला था, कार्ल डब्ल्यू ड्यूस जो है बच्चे, उन्होंने बोला कि जो संचार सिद्धांत है वो व्यवस्था सिद्धांत से क्या है, जुड़ा हुआ है। यह व्यवस्था सिद्धांत में बच्चे, संचार सिद्धांत का जिस विचारक ने या जिस स्कॉलर ने यूज किया था बच्चे, उसको कार्ल डब्ल्यू ड्यूस बोलते हैं बच्चे, ड्यूस बोला जाता है। और उनकी बुक है द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट। जो कम्युनिकेशन होता है बच्चे, वो गवर्नमेंट का एक नर्वस होता है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के कोई भी गवर्नमेंट कार्य नहीं कर सकती है। बिना कम्युनिकेशन के बच्चे गवर्नमेंट कोई डिसीजंस नहीं ले सकती है, और बिना कम्युनिकेशंस के कोई गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज को इन्फोर्स नहीं करा सकती। तुम बोलते हो ना, जैसे तुम लोगों ने सुना भी होगा बच्चे, जैसे मुंबई पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, ठीक है ना, 2008 के आसपास मुंबई में टेररिस्ट अटैक जब हुआ, ठीक है। तो जो टेररिस्ट अटैक हुआ था बच्चे, उस टेररिस्ट अटैक जो हुआ तो वहां पे क्या माना जाता है कि ये सूचना पहले से थी कि इस तरह के कुछ जो मेन हमारे प्लेसेस हैं उस पर टेररिस्ट अटैक करेंगे। लेकिन जो सूचना था बच्चे, उस सूचना को सही तरीके से क्या किया गया, अंडरस्टैंड नहीं कर पाने की वजह से उस सूचना
को सही तरीके से समझ नहीं पाने की वजह से इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं हुई, जिसमें बहुत सारे लोग क्या किए गए, बच्चे मारे गए भी थे, ठीक है, और बहुत ज्यादा क्या हुआ था, एक प्रकार से क्या हुआ था, नुकसान भी हुआ था। तो ये चीजें होती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल में होता है बच्चे। विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन नहीं करता है। कोई भी डिसीजंस विदाउट कम्युनिकेशंस नहीं होती है। तो एक डिसीजंस मेकिंग करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशंस की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान में रखना कि कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एक रोल होता है। संचार सिद्धांत की तकनीकी को, जो कम्युनिकेशंस थ्योरी है बच्चे, उस कम्युनिकेशंस थ्योरी की जो कम्युनिकेशंस थ्योरी है बच्चे, उसकी तकनीकी को साइबरनेटिक्स बोला जाता है। मतलब संचार व्यवस्था एवं नियंत्रण का प्रयोग, जो पूरा का पूरा एक व्यवस्था में संचार हो रहा है बच्चे। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी कम्युनिकेशन होगा, क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्या कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीजें आती हैं बच्चे। सिस्टम में क्या होता है, जो सिस्टम होता है उसके अंदर कंट्रोलिंग भी होती है। मतलब जितनी तुम सूचना दोगे, ठीक है, जितनी सूचना भेजोगे, उसी सूचना के आधार पर एक प्रकार से क्या किया जाता है, डिसीजंस लिया जाता है। तो साइबरनेटिक का मतलब होता है संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कंट्रोलिंग के रूप में क्या किया जाता है, साइबरनेटिक टर्म का यूज किया जाता है। या फिर ये बोल सकते हो कि संचार सिद्धांत के द्वारा, जो संचार सिद्धांत है बच्चे, जो कम्युनिकेशन थ्योरीज है, इसके द्वारा हम लोग मानवीय व्यवहार को क्या करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के भांति समझना चाहते हैं। जो मानवीय व्यवहार है बच्चे, उसको हम लोग इंजीनियरिंग के तरीके से समझना चाहते हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा बच्चे कि जैसे वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल ले लो, तो आज के टाइम में क्या होती है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीनें आती हैं बच्चे। तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, कपड़ा डालना होता है, आपने सर्फ डाला, पानी खोल दिया, टाइम सेट किया, वो अपने आप कपड़ा साफ किया, ड्रायर किया उसको, और ठीक है, पूरा पानी जो था उसको एग्जॉस्ट किया और अपने आप क्या हो गया, वो आपको कपड़ा तैयार करके दे देता, बाहर उठाकर क्या कर लीजिए, डाल लीजिए। दिस इज द इंजीनियरिंग, इसको इंजीनियरिंग बोलते हैं बच्चे। जहां पे मैं इनपुट कर दिया, एक बार इनपुट कर दिया, उसके बाद से आउटपुट होकर मुझे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसी तरह से बच्चे जो संचार होता है, जो बात होती है, जो विचार होते हैं, वो किस प्रकार से मानव व्यवहारों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, या संचार जो है वो मानवीय व्यवहारों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसको अगर हमें समझना है बच्चे, तो हमें कहीं ना कहीं किसकी जरूरत पड़ेगी, साइबरनेटिक्स या संचार थ्योरीज की या कम्युनिकेशन थ्योरीज की जरूरत पड़ती है बच्चे। समझ में आया? यानी मानवीय व्यवहारों को समझने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए हमें जिस प्रकार से इंजीनियरिंग जो होती है बच्चे, उसको जिस प्रकार से हम समझते हैं, उसी तरह से हमें ह्यूमन बिहेवियर को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। कार्ल डब्ल्यू ड्यूस के अकॉर्डिंग बच्चे, संचार के दो मूल तत्व हैं। संचार में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल ड्यूस। दो कम्युनिकेशंस के मेन टूल्स हैं बच्चे, एक तो संरचनाएं, स्ट्रक्चर, और दूसरा है बच्चे उसका फ्लो एंड प्रोसेस। संचार में दो ही चीजें होती हैं, संचार होना चाहिए, मतलब एक संरचना होनी चाहिए जिसमें कम्युनिकेशन होगा, और उस कम्युनिकेशंस को लेकर कम्युनिकेशन का फ्लो कितना है और कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो किस प्रोसेस से हो रहा है। ये कार्ल ड्यूस ने बोला था कि कार्ल ड्यूस के अकॉर्डिंग कोई भी कम्युनिकेशंस के दो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं या दो इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं बच्चे, वो होता है संरचना और दूसरा होता है प्रवाह एवं प्रक्रिया। प्रवाह और प्रक्रिया, ये दो मूल तत्व कार्ल ड्यूस ने बताया था कम्युनिकेशंस को लेकर। और साथ ही उन्होंने बोला कि ड्यूस ने बोला कि फीडबैक भी जो होता है वो क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। फीडबैक जो होता है मतलब, और फीडबैक जिसमें फीडबैक क्या हो सकता है, नकारात्मक भी फीडबैक आता है और पॉजिटिव फीडबैक भी आता है। जैसे तुम लोग बोलोगे कि आज सर आपने जो भी पढ़ाया ना वो एकदम सर के ऊपर से चला गया, तो मुझे जो फीडबैक मिल रहा है बच्चे, वो फीडबैक मुझे जो प्राप्त हो रहा है मेरे बारे में, वो एक नकारात्मक फीडबैक मिल रहा है। तो मुझे उस नकारात्मक फीडबैक के आधार पे चीजों को क्या करना चाहिए, सही करना चाहिए। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चे, उस ऑर्गेनाइजेशन में जब डिसीजंस लिया जाता है, तो किसी सब्जेक्ट पे हमें डिसीजंस लेना है, तो उस सब्जेक्ट पर हम पॉजिटिव भी ओपिनियन लेते हैं और निगेटिव ओपिनियन भी लेते हैं, एंड देन उसके बाद से क्या करते हैं, फाइनल एक क्या किया जाता है, डिसीजंस लिया जाता है बच्चे। तो इन्होंने जो पॉलिटिकल सिस्टम है बच्चे, पॉलिटिकल सिस्टम में कार्ल ड्यूस ने कम्युनिकेशन का कंपैरिजन जो शरीर होता है और शरीर में जो संचारी तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है ना बच्चे, जिस तरह से हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम का रोल है, उसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में कम्युनिकेशन का रोल होता है बच्चे।
विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन नहीं करेगा। और अगर नर्वस सिस्टम में, कोई भी नर्वस सिस्टम में किसी भी नर्व्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे, तुम्हारे बॉडीज और तुम्हारे बिहेवियर में क्या होने लगता है, चेंजेस दिखने लगता है। उसी तरह से अगर पॉलिटिकल सिस्टम में कम्युनिकेशन अगर कहीं रुकेगा तो सीधा उसका इम्पैक्ट और उसका व्यवहार क्या होने लगता है बच्चे, दिखना शुरू होता है। इसको कम्युनिकेशन सिस्टम। तो तुमसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि जो नर्वस सिस्टम है बच्चे, उस नर्वस सिस्टम का पॉलिटिकल सिस्टम से कंपैरिजन किसके द्वारा किया गया था बच्चे, तो वहां पे ऑप्शन में कार्ल ड्यूस का क्या करना पड़ेगा, नाम जो है वो देखना पड़ेगा। तो कार्ल ड्यूस जो है बच्चे वो नर्वस सिस्टम को कंपेयर कर देते हैं किससे, पॉलिटिकल सिस्टम से, और वो बताते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। कम्युनिकेशन का विश्लेषण करते समय बच्चे ड्यूज ने जब कम्युनिकेशंस को एनालाइज किया, तो एनालाइज करने के बाद उन्होंने बताया कि इसमें 4 मात्रात्मक तत्व होते हैं, 4 क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, 4 क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, 4 मात्रात्मक तत्वों को शामिल किया था, जिसमें लोड, लैग, बढ़त और नेतृत्व। तो सीधा पूछा जा सकता है कि लोड, लैग, बढ़त और नेतृत्व का सिद्धांत, जो 4 मात्रात्मक ये तत्व हैं, लोड, लैग, बढ़त और नेतृत्व, ये किसके द्वारा दिया गया है बच्चे, तो जर्नलिस्ट तुम्हें बताना पड़ेगा कार्ल ड्यूस। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कितना लोड होगा, कितना लैग होगा, कितना बढ़त होगा और कम्युनिकेशंस में कौन नेतृत्व करेगा। ये किसी भी कम्युनिकेशंस के लिए, किसी भी संगठन में, किसी संगठन में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं बच्चे, जो एक प्रकार से क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। आई बात समझ में। तो ये कार्ल ड्यूस ने बताया था बच्चे। और ठीक है, और इसी में बच्चे एक जगह लिख लेना नीचे कहीं, संचार सिद्धांत में लोड कैपेसिटी, जो लोड कैपेसिटी होती है, लोड जो होता है बच्चे, इसको लोड कैपेसिटी भी बोलते हैं। इसमें 3-4 चीजें आती हैं। अनुक्रियाशीलता, लोड में 4 चीजें आती हैं, अनुक्रियाशीलता, विश्वस्तता, पृष्ठभूमि संगीत और तोड़ मरोड़। ये 4 शब्द होते हैं, यूज होते हैं बच्चे लोड कैपेसिटी के अंतर्गत। ठीक है, ये ध्यान में रखना है बच्चे। तो ये जो था बच्चे वो सिस्टम थ्योरीज में, जो कम्युनिकेशंस थ्योरीज है बच्चे, सिस्टम थ्योरी से ही कम्युनिकेशंस थ्योरीज जो है वो जुड़ी हुई है, उसके बारे में तुम्हें मैंने बताया बच्चे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें, कि कोई भी सिस्टम होता है बच्चे उसमें कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रोल होता है, कोई भी सिस्टम विदाउट कम्युनिकेशन काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक अप्रोच है बच्चे आधुनिक उपागम में ही, तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम में बच्चे एक उपागम है जिसको हम लोग मार्क्सवादी उपागम बोलते हैं। यानी मार्क्सवादी जो उपागम है बच्चे वो तुलनात्मक राजनीति का किस प्रकार से अध्ययन करता है, या तुलनात्मक राजनीति में राजनीति का अध्ययन मार्क्सवादियों के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है बच्चे, तो यहाँ पर समझेंगे। तो तुलनात्मक राजनीति का जो मार्क्सवादी उपागम है बच्चे, वो राजनीति का अध्ययन आर्थिक तत्वों के आधार पर करता है। आर्थिक तत्वों के आधार पर क्या किया जाता है, मार्क्सवादियों के द्वारा तुलनात्मक राजनीति में राजनीति का अध्ययन किया जाता है। और यह जो मार्क्सवादी उपागम है बच्चे, मार्क्सवादी जो उपागम है वो राज्य और सरकार को अध्ययन का केंद्र नहीं बनाता है, वो आर्थिक तत्वों को केंद्र बनाता है। मार्क्सवादी उपागम जो है बच्चे वो अध्ययन का केंद्र, मार्क्सवादी उपागम के अध्ययन के केंद्र नहीं होते हैं बच्चे राज्य और सरकार। मार्क्सवादी उपागम या मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है बच्चे, उसका अध्ययन का केंद्र जो होता है वो आर्थिक तत्व होता है, और आर्थिक तत्वों के आधार पे वो तुलनात्मक राजनीति में चीजों की क्या करते हैं बच्चे, तुलना करते हैं, और आर्थिक तत्वों के आधार पर ही वो बताते हैं कि सरकार किस प्रकार की होगी और राज्य किस प्रकार का होगा। तो राज्य की प्रकृति कैसी होगी, सरकार की प्रकृति कैसी होगी बच्चे, उसका पूरा निर्धारण जो मार्क्सिस्ट करते हैं या मार्क्सिस्ट अप्रोच जो करता है वो करता है आर्थिक तत्वों पे। आर्थिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए बता देगा कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, और आर्थिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए बता सकता है कि यहाँ का आर्थिक सिस्टम ऐसा होगा। मतलब जहाँ तुम बताते हो ना कि जैसे तुम लोग आर्थिक तत्वों को ही ध्यान में रखकर बोलते हो, जहाँ पे आर्थिक तत्वों पे
निजी लोगों का अधिकार है, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? वहां पे जो सरकार होगा या वहां का राज्य जो होगा वो किस प्रकार का राज्य होगा? क्वेश्चन सुना या नहीं? मैंने क्वेश्चन ये बोला बच्चे, जहां पे आर्थिक तत्वों के आधार पे ये बोला जाता है कि जो या कोई एक्स एक कंट्री है, उस एक्स कंट्री में सारे के सारे आर्थिक संसाधन निजी लोगों के हाथों में है बच्चे, तो एक्स कंट्री को मार्क्सवादी क्या नाम देंगे? एक्स कोई एक देश है, उस एक्स देश में जो भी आर्थिक संसाधन है, उस आर्थिक संसाधन पे निजी लोगों का क्या बच्चे नियंत्रण है, निजी लोग उस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस एक्स देश को क्या नाम दिया जाएगा मार्क्सवादियों द्वारा? हाँ बच्चे बोलो। पूंजीवादी बोलते हैं बच्चे। तो जो तुम बताते हो कि ये देश जो है पूंजीवादी है और ये देश जो साम्यवादी है या समाजवादी है, वो किस आधार पे तुलना करके बताया था कि ये पूंजीवादी देश है और इस तरह के देश को हम लोग क्या बोलते हैं? साम्यवादी देश या समाजवादी देश। आर्थिक तत्वों के नियंत्रण के ही तो आधार पे वहां की सरकार, और किस प्रकार की सरकार होगी? वो सीधा आर्थिक तत्व ही क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। यही तो मार्क्स बोल रहा है। क्लियर हुआ? मार्क्सवाद के उपागम के अंतर्गत समाज को बुर्जुआ और सर्वहारा दो वर्गों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है। और इसी सर्वहारा और बुजुर्गवा के आधार पे जो वर्ग को जब विभाजित किया जाता है, तो इसी के आधार पे एक प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? राजनीति का अध्ययन करते हैं। ये मार्क्सवादी या मार्क्सिस्ट अप्रोच बोलता है कि जो प्रोलेटरेट हैं और दूसरे जो बुजुर्गवा हैं, बुर्गुइज जो हैं, उनके आधार पे ही आपको क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए राजनीति का। और एक पेपर आया था बच्चे, जो फेडरलिस्ट पेपर है, जिसको जेम्स मेडिसन्स ने दिया था बच्चे। और एक टर्म कहीं आता है जैसे साइबरनेटिक्स, ठीक है, इसको इंग्लिश में मैंने लिख दिया था, साइबर द सिस्टमैटिक स्टडी कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑल काइंड्स, उसको साइबरनेटिक्स बोलते हैं बच्चे। नॉर्बर्ट वीनर इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द साइबरनेटिक्स थ्योरी। जो साइबरनेटिक थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? नॉर्बर्ट वीनर के द्वारा दी गई थी बच्चे। तो यही चीजें बताया। तो आज मैंने तुम लोगों को 3 थ्योरीज पढ़ा दी। एक तो मार्क्सिस्ट थ्योरीज पढ़ा दिया, एक कम्युनिकेशंस थ्योरीज या साइबरनेटिक्स थ्योरीज बोल लो इसको, और एक हमने डेविड ईस्टन थ्योरीज पढ़ा है बच्चे। अब ये थ्योरीज तुम्हें क्या कर लेना है? रिवाइज कर लेना है अच्छे से, ठीक है। तो ये थ्योरीज क्या करनी है? रिवाइज करनी है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरीज भी पढ़ानी है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा टफ है वो थ्योरीज, तो जो आसान थ्योरीज हैं उनको पहले मैं समझा दूँ, और उसके बाद से स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरीज क्या करूँगा? समझाऊंगा बच्चे, ठीक है। 2-3 थ्योरीज और बच रही हैं, ठीक है। तो जैसे अब हमें पॉलिटिकल कल्चर करना है, पॉलिटिकल इकोनॉमी करनी है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशंस करना है, तो इन चीज़ों को हमें छोटा छोटा समझ लेना है। और उसके बाद से थोड़ा सा लास्ट में हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरीज पढ़ेंगे, जो डेविड ईस्टन की थ्योरी के बाद आया था बच्चे। डेविड ईस्टन का बच्चे जो सिस्टम थ्योरीज को लेकर इनपुट आउटपुट थ्योरीज है बच्चे, उसके बाद से जो थ्योरी आई थी वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरीज आई थी। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम जो है बच्चे, वो सिद्धांत आता है, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो टेक्निकल है थोड़ा सा, ठीक है ना बच्चे, वो कंफ्यूज कर देता है बच्चे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, ठीक है। तो अब हम लोग कल मिलेंगे बच्चे, ठीक है। गुड आफ्टरनून बच्चे।